जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करंट फॉर एग्ज़ाम में। आज का वीडियो उन सभी के लिए खास है जो जनवरी 2025 के सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी पाना चाहते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से संबंधित MCQ, जिसमें उनसे संबंधित कई स्टैटिक जीके भी मिलेंगे जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है भारत। भारत फरवरी 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा। वेब्स पूरे मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग को कवर करेगा और वैश्विक नेताओं और नवप्रवर्तकों को साथ लाएगा। वेब्स भारत का उद्देश्य रचनात्मक नवाचार और निवेश को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक M&E पावर हाउस के रूप में स्थापित करना है। 2024 के अंत में त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने हत्या और अपराध में बढ़ोतरी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। त्रिनिदाद और टोबैगो देश किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने 31 दिसंबर 2024 को अपराधों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। इस कदम से पुलिस को बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तारी करने का अधिकार मिलेगा। त्रिनिदाद और टोबैगो देश अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। ये कैरिबियाई सागर के पास दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व तट पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुए हैं? बुल्गारिया और रोमानिया, क्रोएशिया और चेक गणराज्य, क्रोएशिया और आयरलैंड, आयरलैंड और चेक गणराज्य। इसका सही आंसर है बुल्गारिया और रोमानिया। रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 को यूरोपीय संघ यानी EU के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए। अब साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 25 शेंगेन क्षेत्र के सदस्य हैं। शेंगेन क्षेत्र के सदस्य देशों के नागरिकों को बिना किसी सीमा जांच या प्रतिबंधों के एक दूसरे के देशों में यात्रा करने की स्वतंत्रता मिलता है। शेंगेन क्षेत्र की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के नागरिकों के लिए दस्तावेज मुक्त यात्रा की अनुमति देना था। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष यानी ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और बहु डोमेन एकीकृत ऑपरेशन के लिए तैयार करना है। इस पहल के तहत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा देना, साइबर अपराध, अंतरिक्ष और उभरती तकनीकों पर फोकस करना, अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, रक्षा और नागरिक उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना,
भारत को एक विश्वसनीय रक्षा उत्पाद निर्यातक बनाना, ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना किया जा सके। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP प्लग्स के निर्माण और उसे भारतीय पनडुब्बियों में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 19 करोड़, 29 करोड़, 39 करोड़, 40 करोड़। इसका सही आंसर है 19 करोड़। AI तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों की शक्ति बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत पहल में योगदान देगी, जिससे 3 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन होगा। हाल ही में चर्चा में रहे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित है। यह विंध्याचल पर्वत में है और राज्य के उत्तर में फैला है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत का 22वां और राज्य का 5वां बाघ अभयारण्य है। इसे 1981 में बनाया गया था और 1994 में भारत सरकार ने इसे परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया था। यह केन नदी के दोनों किनारों पर स्थित है, जो ऐतिहासिक शहर खजुराहो से कुछ ही दूरी पर है। यह अपनी समृद्ध बाघ आबादी के लिए जाना जाता है। 2007 में पर्यटन मंत्रालय ने इसे भारत के सबसे अच्छे रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पुरस्कृत किया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। यह 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ बाघों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख आश्रय स्थल है। दुनिया के सभी सफ़ेद बाघों की उत्पत्ति बांधवगढ़ से मानी जाती है। यहाँ 30 से अधिक स्तनधारी और 260 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से 2 शुद्ध नस्ल के एशियाई यानी गिर शेर लाए जाएंगे। इसके बदले 2 बंगाल टाइगर गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। भारत के किस राज्य में देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू की गई है? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है गुजरात। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी वेडर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित किया गया। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 163 वर्ग किलोमीटर और समुद्री अभयारण्य 458 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह क्षेत्र कच्छ की खाड़ी में स्थित है और प्रवाल भित्तियों से समृद्ध है। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्य को मापकर राज्य के सतत विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 विजन के अनुरूप इस पहल का संबंध किया है। राज्य में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन से बजटीय योजना और वानिकी विकास को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर
यानी ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही आंसर है सिक्किम। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सेरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। इस क्लस्टर का उद्देश्य टिकाऊ, रासायनिक मुक्त और एंटीबायोटिक मुक्त मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। उत्पादित मछलियां वैश्विक पारिस्थितिकीय रूप से जागरूक बाजारों में बेची जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2025 को रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी वेलु नाचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर याद किया। रानी वेलु नाचियार 1730 में जन्मी थी। 1780 से 1790 तक शिवगंगा स्टेट की रानी थी। वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। उन्होंने 8 साल तक हैदर अली के संरक्षण में अपनी सेना तैयार किया और 1780 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला आत्मघाती बम विस्फोट करने का तरीका अपनाया, जो एक ऐतिहासिक घटना रही। रानी वेलु नाचियार को साहस और संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला। HMPV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन मेटापेनिक वायरस, ह्यूमन मेटाबॉडी वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा लॉजिफिक वेजेस। इसका सही आंसर है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। चीन के ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का प्रकोप अब भारत में भी देखा गया है। यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? इंडोनेशिया, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना लिया गया है। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के द्वारा हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया। 2023 में संगठन का विस्तार करते हुए ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया। सऊदी अरब को अब तक आमंत्रित किया गया है, लेकिन उसने अभी तक सदस्यता नहीं ली है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको। इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीएम और लिबरल पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 11 सालों तक लिबरल पार्टी के नेता और 9 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। ट्रूडो ने अपने इस्तीफा को देश के लिए जरूरी और लोकतंत्र के हित में बताया।
उनकी लोकप्रियता खालिस्तानी मुद्दे और अन्य विवादों के कारण घट रही थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि विपणन विभाग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय किसान आयोग यानी नेशनल फार्मर्स कमीशन, नेशनल एग्रीकल्चर एसोसिएशन। इसका सही आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में कृषि बीमा आयोग था, लेकिन 1985 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। 8 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद प्रणाली पर श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह किया है। एमएसपी में 23 प्रकार की फसलें शामिल हैं। 7 प्रकार के अनाज जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ। 5 प्रकार के दालें जैसे चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 प्रकार के तिलहन रेपसीड जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, कनोडा सीड। और 4 प्रकार के वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, नारियल, कच्चा जूट। केंद्र सरकार ने किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। इसका सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। केंद्र सरकार ने राजघाट परिसर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने को मंजूरी दी है। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। हिमालय के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भारत में सबसे अधिक सक्रिय भूकंप क्षेत्र कौन सा है? भूकंप क्षेत्र 2, भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4, भूकंप क्षेत्र 5। इसका सही जवाब है भूकंप क्षेत्र 5। एनसीएस के अनुसार अर्थक्वेक जोन 5 में सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र, कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच टकराव होता है। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग भूकंप का पता लगाने में किया जाता है और तरंगों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, जहां 0 से 10 तक की माप होती है। उच्च संख्या अर्थ अधिक तीव्र और विनाशकारी भूकंप से होता है। जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? घाना, पुर्तगाल, कांगो, मोरक्को। इसका सही आंसर है घाना। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। समारोह घाना की राजधानी अक्रा में आयोजित हुआ था। घाना की मुद्रा घानियन सेडी है।
भारत में देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? केरल, पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर राज्य में टकरा और रियासी के बीच बनाया गया है। यह ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है और यह नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है जो पेरिस के एफिल टावर से 25 मीटर ऊंचा है। यह पुल चिनाब नदी की सहायक नदी अंजी नदी के ऊपर बनाया गया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितने भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस भारतीय जैविक डाटा केंद्र में उपलब्ध है? 1000, 5000, 10,000, 15,000। इसका सही आंसर है 10,000। 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत भारतीय बायोलॉजिकल डाटा सेंटर में 10,000 भारतीयों के जीनोम अनुक्रम डाटा उपलब्ध कराया गया है। 20 से अधिक प्रमुख अनुसंधान संस्थानों ने इस परियोजना में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है और इसके लिए जीन अध्ययन की आवश्यकता जताई है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने संकल्प पत्र जारी करके किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? संस्कृत, कन्नड़, ओडिया, मराठी। इसका सही आंसर है मराठी। 8 जनवरी 2025 को सरकारी संकल्प पत्र जारी होने के बाद मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी थी। नई 5 शास्त्रीय भाषाएं हैं मराठी, पाली जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, प्राकृत जो जैन ग्रंथ से संबंधित है, असमिया और बांग्ला। अनुसूची 8 में पहले से शामिल अन्य शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में और इस प्रकार अब शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, केरल। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुदिमदका में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना का कुल निवेश 1.85 लाख करोड़ रुपया है और यह प्रतिदिन 1500 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। हब में 20 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन हब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखता है। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर।
इसका सही जवाब है 6.5 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। 6.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग श्रीनगर से लेह नेशनल हाईवे पर 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गगनगिरी और सोनमर्ग को जोड़ते हुए यात्रा का समय को 2 घंटे से घटाकर 15 मिनट कर देती है। जोजिला सुरंग 2028 तक तैयार होगी और लद्दाख श्रीनगर के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। यह परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र में आर्थिक विकास और रक्षा लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, दिल्ली, निजामाबाद, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है निजामाबाद। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, जिसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में होगा। हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑप्टिज्म रणनीति शुरू की है? रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री नामित किया है? सूडान, मोरक्को, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लेबनान। लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद नवाब सलाम को सरकार बनाने का कार्य सौंपा ताकि देश को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। सलाम, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश हैं, को 2 साल की देखरेख सरकार के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना गया। हाल ही में फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? मनीला, रियाद, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रियाद। फ्यूचर मिनरल फोरम यानी FMF 2025 रियाद में शुरू हुआ, जिसमें 85 से अधिक देशों के खनन उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने 3 दिवसीय फोरम में 50 से अधिक देशों के मंत्रियों के साथ भाग लिया। यह फोरम खनिज आपूर्ति में निवेश को बढ़ाने और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह फोरम भारत सऊदी अरब संबंधों के लिए महत्वपूर्ण समय पर आयोजित किया गया है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इजरायल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन राहत। इसका सही आंसर है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय 11 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार द्वारा इजरायल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। भारत ने इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते का स्वागत किया है, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने 16 जनवरी 2025 को कहा।
मंत्रालय ने आशा व्यक्त किया है कि यह समझौता गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। झारखंड में संविधान गौरव अभियान किसने शुरू किया? हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। इसका सही आंसर है बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी ने 15 जनवरी 2025 से संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर पार्टी के योगदान को जनता तक पहुंचाना है। इस यात्रा का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डोरंडा में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जोरान मिलानोविच को फिर से चुना गया है? साइबेरिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। इसका सही आंसर है क्रोएशिया। जोरान मिलानोविच को क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। क्रोएशिया 1991 में यूगोस्लावाकिया से स्वतंत्र हुआ था और 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और मुद्रा यूरो। ओडिशा सरकार द्वारा आपातकाल के कैदियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। इसका सही आंसर है 20,000। उड़ीसा सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जेल में बंद लोगों के लिए 20,000 रुपया मासिक पेंशन योजना शुरू की है। इसमें चिकित्सा खर्चों के लिए भी कवरेज शामिल होगा। यह योजना उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के तहत हिरासत में लिए गए थे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वास्थ्य बीमा और रेल यात्रा लाभ देने की भी घोषणा की है। योजना का उद्देश्य आपातकाल के दौरान कारावास सहने वाले लोगों को बलिदान को मान्यता देना है। राष्ट्रीय मासिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश, सीहोर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है सीहोर मध्य प्रदेश। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मासिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन किया। इस संस्थान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है। हाल ही में चीन द्वारा पूरी की गई दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम क्या है? हुआंगसान सुरंग, तियानशान सेंगली सुरंग, संघाई एक्सप्रेसवे टनल, यांगजे टनल। इसका सही आंसर है तियानशान सेंगली सुरंग। चीन ने हाल ही में तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यह 22.13 किलोमीटर लंबी सुरंग उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और
तियानशान पर्वत से गुजरने का समय 3 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देती है। यह उत्तरी और दक्षिणी झिंझियांग के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो वैश्विक व्यापार मार्ग को बढ़ाना चाहता है। नेपाल में किस जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने हाल ही में एक संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम रूप दिया है? माछा खबाब जल विद्युत परियोजना, कर्णाली जल विद्युत परियोजना, किसूली जल विद्युत परियोजना, सोनतारा जल विद्युत परियोजना। इसका सही आंसर है कर्णाली जल विद्युत परियोजना। इरेडा, SJVN-GMR और नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने नेपाल में 900 मेगावाट की अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते यानी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और अक्षय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी को विकास में तेजी लाना। इसकी अवधि 25 वर्ष है। अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर की विशाल क्षमता का लाभ उठाकर सीमा पार सहयोग का एक मॉडल बनेगी, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण में लाभ होगा। हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसका सही आंसर है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है। इसका मुख्यालय राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश है। इसका नया लक्ष्य तंबाकू के अलावा हल्दी, मिर्च, कैस्टर और अश्वगंधा जैसे वाणिज्यिक फसलों पर अनुसंधान और विकास करना है तथा इन फसलों की स्थिरता, जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और बाजार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। यह संस्थान भारत में कृषि अनुसंधान में एक नया कदम है। तमीराभरणी करुमेनियार नबियार नदी जोड़ परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमीराभरणी करुमेनियार नबियार रिवर लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन 7 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य तमिलनाडु के सूखे क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना है। इसके तहत 73 किलोमीटर लंबी बाढ़ वाहक चैनल का निर्माण किया जाएगा, जिससे जल प्रवाह में सुधार होगा तथा एक नया बैराज बनाए जाने में से सिंचाई प्रणाली में सुधार होगा। योजना के तहत 15,000 एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी संरक्षण वर्ष। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस घोषणा के साथ ही वर्ष 2025 से प्रत्येक वर्ष
21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य जल चक्र और जलवायु प्रणाली में हिमनदों, बर्फ और हिम की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यूनेस्को के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 के लिए प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लियो वराडकर, माइकल मार्टिन, एंडा किन्नी, मैरी मैकएलिस। इसका सही आंसर है माइकल मार्टिन। मार्टिन, जो तियाना फेल के नेता हैं, यह पद दूसरी बार संभाल रहे हैं। डायल यानी आयरलैंड की संसद ने मार्टिन को ताओसिच यानी प्रधानमंत्री के रूप में नामांकित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। मार्टिन के चुनाव पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन ने उन्हें बधाई दी। हाल ही में चर्चित वैगई नदी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों को वैगई नदी प्रदूषण रोकने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वैगई नदी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के वरुसनाडु और मेघमलाई पहाड़ियों से निकलती है। यह पांड्यनाडु क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और पंबन पुल के पास पाक जलडमरू में मिल जाती है। इसकी लंबाई 258 किलोमीटर है। वैगई नदी को केरल पेरियार बांध से पानी मिलता है। वैगई नदी का उल्लेख संगम साहित्य में है और यह मदुरई के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन पांड्य राज्य की राजधानी थी। एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? 1947, 1968, 1971, 1995। इसका सही आंसर है 1968। हाल ही में हाईकोर्ट ने सैफ अली खान को केंद्र सरकार द्वारा पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों को दुश्मन संपत्ति घोषित करने के खिलाफ एक न्यायाधिकरण में अपील करने का निर्देश दिया है। यह संपत्तियां भोपाल में स्थित है और इसकी कुल अनुमानित आय 15,000 करोड़ रुपया है। एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत युद्ध के दौरान शत्रु देशों से संबंधित संपत्तियां सरकार द्वारा अधिकृत की जा सकती है। सैफ अली खान का इस मामले से व्यक्तिगत संबंध है क्योंकि वह पटौदी परिवार से जुड़े हैं। दुश्मन संपत्ति से संबंधित मामलों की राजनीतिक, कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा से गहरा संबंध होता है। यह मुद्दा संविधान और संपत्ति का अधिकार और ऐतिहासिक संदर्भों के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारतीय राजनीतिक और कानूनी ढांचे में संपत्ति अधिकारों के समझने में मदद करता है। जनवरी 2025 में पुनः बेलारूस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, सेर्गी टिखानोव्स्की, विक्टर बाबारिको, स्वेटलाना टिखानोव्स्किया। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 26 जनवरी 2025 को बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 87% वोट प्राप्त कर 7वीं बार जीत हासिल की है। लुकाशेंको 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं और उनका शासन तानाशाही के रूप में जाना जाता है।
लुकाशेंको का रूस और चीन से करीबी समर्थन है, खासकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का। उन्होंने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस की सीमा का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। पुतिन ने बेलारूस में रूस की सामरिक परमाणु हथियार तैनात किए हैं। बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसे 1991 में स्वतंत्रता मिली थी। इसकी राजधानी मिन्स्क है और मुद्रा बेलारूस रूबल है। असम के किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, जोरहाट। इसका सही आंसर है डिब्रूगढ़। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों में राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना है। सिलचर को एक सचिवालय और मुख्य सचिव का कार्यालय मिलेगा। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को भारत के एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकसित करने की बात कही है। हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इसका सही आंसर है जॉर्जिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 में जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। जॉर्जिया 1 सदी के मेहनत के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। अब तक दुनिया के 45 देश और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। इससे पहले 2024 में मिस्र और केप वर्डे ने यह उपलब्धि हासिल की। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलने वाली बीमारी है। हाल ही में चर्चा में रही एतिकोप्का खिलौना किस राज्य का 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एतिकोप्का खिलौने गणतंत्र दिवस परेड में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए थे। ये पारंपरिक लकड़ी के खिलौने हैं। इन खिलौनों को रंगने के लिए बीज, छाल, जड़, पत्तियों और लाख से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अंकुड़ू, जिसका साइंटिफिक नेम राइटिया टिंक्टोरिया है, पेड़ों की नरम लकड़ी का उपयोग करके बनाया जाता है। इन खिलौनों को 2017 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 की विजेताओं की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की झांकी, जो महाकुंभ की भव्यता को प्रदर्शित करती थी, को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। मार्चिंग टुकड़ी के तहत भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स और दिल्ली पुलिस को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता घोषित किया गया। लोकप्रिय श्रेणी में भारतीय सेना का सिग्नल दस्ता और CRPF ने जीत हासिल की। गुजरात की झांकी को स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर पहला स्थान मिला।
केंद्रीय मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को पुरस्कार मिला। विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को भारत के संविधान के 75 वर्ष के विषय पर दिया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। हाल ही में चर्चा में रहे ONOT का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टाइम, वन नेटवर्क वन टेक्नोलॉजी, वन नॉर्म वन टारगेट। इसका सही आंसर है वन नेशन वन टाइम। उपभोक्ता मामले विभाग ने CSIR NPL के साथ मिलकर लीगल मेट्रोलॉजी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2025 का मसौदा तैयार किया है। इन नियमों का उद्देश्य पूरे देश में भारतीय मानक समय यानी IST को अनिवार्य रूप से अपनाना है, जिससे वन नेशन वन टाइम का विजन साकार हो। IST को भारत में केवल कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त समय मानक बनाया जाएगा और विदेशी समय संदर्भों का उपयोग निषेध होगा। सभी सरकारी संस्थाओं, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं, पावर ग्रिड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को IST से सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा। IST का आधार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। IST GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है और यह 1906 में स्थापित किया गया था। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है? 16,300 करोड़, 35,300 करोड़, 45,500 करोड़, 34,350 करोड़। इसका सही आंसर है 16,300 करोड़ रुपया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रौद्योगिकी युद्ध और महत्वपूर्ण कच्चे माल की सुरक्षा प्रतिस्पर्धा के लिए भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मिशन पर कुल 16,300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र से 18,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। यह पहल भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने, घरेलू खनन और प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। हाल ही में 12 वर्षों में पहली बार NTR में एक नर हाथी देखा गया है। यह हाथी पारंपरिक रूप से NTR से नामसाई और म्यांमार के बीच प्रवास करते हैं। 1996 के बाद अतिक्रमण के कारण प्रवास गलियारे अवरुद्ध हो गए थे। एशियाई हाथियों की गर्भावधि 22 माह होती है और उन्हें IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। नामदफा टाइगर रिजर्व 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में अन्य संरक्षित क्षेत्र में पक्के वन्यजीव अभयारण्य और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड दिया गया था?
नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपने राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जब उन्होंने 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। यह दिन 1971 के उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम उनके राज्य के गठन का प्रतीक है। मणिपुर भारत का गहना अपनी कला, नृत्य और साहित्य के लिए जाना जाता है। मेघालय, जिसे बादलों का निवास भी कहते हैं, 1970 में एक स्वायत्त राज्य के रूप में शुरुआत किया। त्रिपुरा अपनी आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृति के संगम के रूप में जाना जाता है। तीनों को याद करने का ट्रिक है, तेरा पूरा होगा मनोकामना और मणि का मेघ बरसेगा। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2025 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाओं का करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर महीने के करंट अफेयर्स और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं से अपडेटेड रहें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रहे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।